मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, उसके बेस जो थे कुछ एक न्यूमेरिकल भी किए थे। आज जो हमारा पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी मोल फ्रैक्शन जो कुछ बेसिक टर्म बची हुई है उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो आपको असाइनमेंट दी गई थी उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। कई बच्चों ने भेज दी ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले देखिए नॉर्मेलिटी क्या होता है बेटा। जैसे हमने मोलैरिटी को डिस्कस किया उसी तरह से नॉर्मेलिटी को डिस्कस करेंगे। तो इट इज द number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution कि आपके पास सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे किसमें बेटा, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू number of gram equivalent of solute upon volume of solution in liter। ठीक है जी। अब बात करते हैं बेटा कि जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है ये किसके बराबर होता है। नंबर ऑफ ग्राम equivalent that is equal to given mass upon equivalent weight। अब बेटा ये जो equivalent weight है ये किसके बराबर होता है। तो चाहे मोलर मास ले लो या एटॉमिक मास ले लो, मोलर मास और डिवाइड बाई एन फैक्टर। ये अलग से आपका इक्विवेलेंट वेट के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो रहेगा, अलग से इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे तो ये आपको करवाएंगे अभी इसके बाद। तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला होगा। अब क्वेश्चन राइज होता है बेटा एन फैक्टर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एन फैक्टर 3-4 टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले आता है बेटा इसमें बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन गिवन बाई एन एसिड। कि कोई भी एसिड है वो कितने H पॉजिटिव आयन देता है बेटा, वो क्या कहलाती है उसकी, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी कहलाती है। ध्यान रखें। अब आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज H2SO4 का एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो इसका जो एन फैक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 2। ये एन फैक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो एसिड ले रहे हैं या बेस ले रहे हैं, जो भी है। हाँ एसिड की बात करें तो एसिड ले रहे हैं बेटा, HCl है 1 हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास H3PO2 है बेटा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका कितना आता है आपके पास 1। ये बताऊंगा आपको क्यों होता है। H3PO3 2, H3PO4 3। ये क्या आ गए इनके एन फैक्टर। एन फैक्टर की वैल्यू आ गई एसिड की। और इसी तरह से आपके पास H3BO3 बोरिक एसिड, ये भी 1 आता है बेटा। अब देखिए क्यों है ऐसा बेटा। H3PO2 की बात करें तो H3PO2 की हमें स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का जो आपके पास वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं बेटा 5, इसलिए 5 बॉन्ड बनाता है इस केस में। तो देखिए 5 कैसे होंगे। H3PO2 का ले रहे हैं हम, एक ऑक्सीजन यहां पे, एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया बेटा। अब हमारे पास केवल 2 हाइड्रोजन बचे हैं इस केस में, तो ये 2 हाइड्रोजन हमने डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच कर दिए। अब आप एक चीज देखिए, इसमें आयनाइजेबल ऑक्सीजन कितनी है। इसमें आयनाइजेबल का मतलब जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है। हाइड्रोजन कितनी है, आयनाइजेबल हाइड्रोजन। तो इसमें केवल एक ही हाइड्रोजन है। क्यों, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत हाई है, इसलिए इजिली H पॉजिटिव आयन यहां से रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए ये H3PO2 में कितने H पॉजिटिव देगा, ये केवल एक देगा जितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन होंगे। इसी तरह से H3PO3 का देख लें आप, अगर ऑक्सीजन एक और बढ़ गई तो वो कहां लग जाएगा, O के साथ में लग जाएगी। तो यहां देखिए बेटा कितने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 2, तो इसलिए कितने आयनाइजेबल होंगे इसमें, दैट इज 2 हो जाएंगे। अब इसी तरह से H3PO4 हो जाए तो एक ऑक्सीजन यहां हो जाएगी। तो इस तरह से हो गया आपके पास। और यहाँ पे फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है बेटा, देखो 1 2 3 4 5, इसलिए आपके पास ये रहता है इसमें। और दूसरा आता है भाई बोरिक। इसमें तो आपके पास बोरिक एसिड में तो क्या होना चाहिए था कि भाई
3 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, लेकिन नहीं। यहाँ पे क्या है, जैसे बोरिक एसिड को वाटर में डालते हैं तो वाटर में क्या करता है, ये एक्ट करता है एज ए लुईस एसिड, बोरिक एसिड। क्यों? इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो वाटर में से ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और यहाँ पे जो बनाएगा आपके पास BOOH होल 4, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा अब इसका, प्लस में H पॉजिटिव। इसलिए क्या होता है, मोनोबेसिक होता है बेटा, एन फैक्टर इसका 1 होता है। ये तो थी एसिड की बारी। अब इसी तरह से लेंगे आप बेस, और बेस की क्या होती है बेटा, एसिडिटी। और एसिडिटी पूछे तो क्या है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन गिवन बाय बेस, कि कोई भी बेस है वो कितने OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करता है बेटा। जैसे आपने NaOH लिया तो इसमें N फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेटा। इसी तरह से आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, N फैक्टर 2 हो जाएगा। सपोज आपके पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो इसमें N फैक्टर 3 हो जाएगा। इस टाइप से आप देखते जाएंगे कि N फैक्टर कितना हो रहा है इनका। और इसी तरह से आपके पास जो आता है दैट इज वैलेंसी, कि वैलेंसी कितनी है जी। तो वैलेंसी में आप देखिए जैसे KCl है तो KCl में K के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर नेगेटिव है, तो N फैक्टर जो होगा इसका वो 1 आ जाएगा बेटा, क्योंकि जो वैलेंसी आ रही है यहाँ पे वो 1 हो जाएगी। इसी तरह से आपके पास सपोज करो ZnSO4 है तो जिंक के वैलेंसी +2 और सल्फेट के -2, तो इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा बेटा। कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम के ऊपर +2, इसके ऊपर -1, लेकिन टोटल -2 हो गया तो इसलिए 2 आ जाएगी। इस तरह से आप जो है यहाँ पे वैलेंसी का देख सकते हैं बेटा। और एक आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, कि कोई भी स्पीसीज है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करता है बेटा। जैसे मान लो आपके पास Mn या Al3 पॉजिटिव है बेटा, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये Al में चेंज हो गया, तो इसमें N फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया बेटा। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होंगे वो भी आपके पास N फैक्टर जो है इसका आता है बेटा। अब ये था नॉर्मेलिटी के लिए। अब देखिए, अब इसका अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो देयरफॉर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, तो N इज इक्वल टू WV अपॉन EB। EB क्या मान लिया बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू V, ml में ले लिया इसका वॉल्यूम, तो 1000 से डिवाइड, 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो N इज इक्वल टू, देखिए W एक फॉर्मूला तो आपके पास ये हो गया, तो EB आप लिख सकते हो। EB क्या है, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट बेटा। अब WV और EV आपको बताया कि क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन N फैक्टर, तो मोलर मास हो गया MB अपॉन N VM इंटू 1000। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N फैक्टर बचेगा, और ये बाकी फॉर्मूला किसका बच गया बेटा, मोलैरिटी का। तो ये नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन होता है जी, तो इस चीज का ध्यान रखें। और वही नॉर्मेलिटी इक्वेशन भी आती है आपके पास, जैसे हमने मोलैरिटी इक्वेशन की थी। नॉर्मेलिटी इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है कि व्हेन एसिड एसिड या बेस बेस आर मिक्स्ड, जब एसिड एसिड या बेस बेस आपस में मिक्स हो तो जो आपके पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, मिक्सचर बनेगा, उसकी नॉर्मेलिटी किसके बराबर हो जाएगी, N V1 अपॉन V1 प्लस V2, ये आ जाएगा बेटा आपके पास इक्वेशन इसके लिए। या जब व्हेन एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड, या रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट आर मिक्स्ड, तो ये आपको बाद में आएगा रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट। तो इसमें N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, इसमें बेटा N फैक्टर नहीं लेते हैं हम। मीन्स जैसे हमने आपको अगर ध्यान हो तो मोलैरिटी में जब हमने किया था तो N फैक्टर मैंने बताया था, तो इस केस में ऑलरेडी N फैक्टर होता है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आपका टोटल जो बताया आपको, दिस इज अबाउट योर नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी के बराबर है बेटा ये। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो इसमें आता है दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जैसे नाम से पता लग रहा है बेटा, मोल फ्रैक्शन मीन्स किसका फ्रैक्शन होगा बेटा, मोल्स का।
मोल फ्रैक्शन। तो देखें, इट इज द रेशियो ऑफ moles of one component to the total moles of सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उनके टोटल मोल्स कितने हैं, तो उसके बराबर हो जाएगा। मीन्स जैसे सपोज ए एंड बी component are mixed to form solution, then तो XA हो गया बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, ये किसके बराबर हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस NB। इसी तरह से बेटा XB इज इक्वल टू NB अपॉन Na plus NB, means moles of one component divided by total moles of the solution। तो इसी therefore XA plus XB और किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये 1 के बराबर आ जाएगा आपके पास। देख लो आप ऐड करके 1 के बराबर आ जाता है। और जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होता है बेटा आपके पास, यूनिट लेस होता है, मीन्स इसकी कोई यूनिट नहीं होती है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है बेटा पार्ट्स पर मिलियन। ये बेटा आपने सुना होगा पीपीएम कहां पे, जैसे मान लो अगर पॉल्यूशन के बारे में बता रहे हैं कि भाई सपोज करो एयर में जो है इतने पीपीएम जो है सल्फर डाइऑक्साइड है, इतने पीपीएम जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो उनके लिए पीपीएम का यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन है क्या, कि जब आपके पास सॉल्यूशन बहुत लार्ज अमाउंट में हो और उसके कंपैरिजन में सॉल्यूट बहुत कम हो, तब हम जो है पीपीएम का यूज करते हैं बेटा। जैसे आपने देखा होगा कि वाटर को स्टरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं, मींस ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं बेटा। तो उसमें मतलब ये लगाओ कि अप्रोक्सीमेटली 50,000 लीटर में हमें अप्रोक्सीमेटली ½ kg से भी कम जो है ब्लीचिंग पाउडर चाहिए होता है बेटा, उससे भी कम अमाउंट में जो है मतलब चाहिए होता है। तो इसका मतलब है उस केस में जो है हमारे पास क्या रहता है, पीपीएम का हम यूज करते हैं कि जब आपके पास सॉल्यूशन जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट में हो और उसके कंपैरिजन में सॉल्यूट बहुत कम हो। तो देखिए बेटा इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट के कितने पार्ट होंगे बेटा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 million, present in 1 million parts of solution by mass। ये मतलब हुआ बेटा इसका। तो अगर आप इसका बाय मास का मतलब मास की टर्म में, मीन्स हम मास लेंगे इस टर्म में जो है, तो देयरफॉर पीपीएम इज इक्वल टू, पीपीएम क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और किस में ग्राम में लेना है बेटा दोनों मास, और इनटू में 10⁻⁶ ले लेंगे जी। ये हो गया पीपीएम का फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल दूंगा अगर आपको, सपोज करो 5 ppm क्लोरोफॉर्म इन सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, दैट इज 5 ग्राम ऑफ chloroform is present in 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपका किसके बारे में था, पीपीएम के बारे में था बेटा ये, ठीक है। तो ये आपके कुछ एक जो टर्म है वो बची हुई थी। अब इसके बेस 2 या 3 न्यूमेरिकल जो आपके असाइनमेंट में से कर लेते हैं इसमें। तो देखिए कैसे क्या है।